हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खतर और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है हमारी गवर्नमेंट की। तो गवर्नमेंट प्लान कर रही है 11 और एयरपोर्ट्स को प्राइवेटाइज करने का फाइनेंशियल ईयर 25-26 के एंड तक। मतलब एक साल के अंदर अंदर हम 11 और एयरपोर्ट प्राइवेट होते हुए दिखाई देगी। गवर्नमेंट का प्लान ये है कि 6 लॉस मेकिंग जो एयरपोर्ट है उसको प्रॉफिटेबल वालों के साथ में बंडल करके दिया जाएगा, जिससे गवर्नमेंट के एयरपोर्ट भी निकल जाएंगे और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के पास में कैपिटल भी इकट्ठी हो जाएगी। जिस बार का बजट निकाला गया है उसके अंदर प्लान ये है कि 47,000 लाख करोड़ रुपीस दिस इन्वेस्टमेंट के थ्रू इकट्ठे किए जाएंगे आने वाले फाइनेंशियल ईयर के अंदर, और इसकी वजह से जो हमारा डेफिसिट है वो कंट्रोल होता हुआ दिखाई देगा। अगर आप इस चैनल को लंबे टाइम से फॉलो कर रहे हो तो मैं इस चीज को कहता था बेच खाओ मूवमेंट। बाकी रिलायंस की बात करके चले तो रिलायंस ने 6,850 करोड़ का फ्यूल जो कि रशिया से मंगाया था वो यूएसए को बेचा है। वाह भाई वाह, यही तो मजे है। आप रशिया से ले रहे हो, उसके बाद इंडिया के अंदर उसको प्रोसेस कर रहे हो, रिफाइन कर रहे हो, उसके बाद में आप यूएस वालों को बेच रहे हो। तो यही सबसे बड़ा एग्जांपल है भाई, सैंक्शंस की वजह से इंडिया को क्यों फायदा होता हो दिखाई देता है। रशिया का कलेश हुआ, यूएस वालों ने उन पे सैंक्शन लगाए, बट ये नहीं हुआ कि रशिया को नुकसान हुआ। रशिया को थोड़ा नुकसान हुआ बट इंडिया को उससे बहुत फायदा हुआ। इंडिया की दोस्ती रशिया से थी। इंडिया वालों ने सस्ते रेट के अंदर रशिया वालों से ऑयल लिए, उसके बाद उसको इंडिया के अंदर रिफाइन किया गया और इंडिया से फिर बाहर जहां पे रशिया बेचा करता था वहीं पे बेच दिया। तो आपको डायरेक्टली रशिया का ऑयल नहीं मिला, घूम के मिला, और उसके बीच में प्रॉफिट इंडियन कंपनी से कमा लिया। पिछली न्यूज में भी मैंने यही बोला था, ये जो सैंक्शन लगाए जा रहे हैं इसकी वजह से यूएस को ज्यादा नुकसान हो सकता है, इंडिया को शायद उतना ज्यादा नुकसान ना हो। उसके अंदर भाई एक बंदा मुझे सुना रहा है कि भाई तू मिला हुआ सरकार के साथ में तू प्रोपेगेंडा चला रहा है। भाई मैं ना न्यूज़ कवर करता हूँ, एसबीआई रिसर्च का डेटा था वो जिसने ऐसा बोला था, जो सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं उससे इंडिया के ऊपर उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा बट यूएस के ऊपर ज्यादा पड़ेगा। और ये चीज मैं बहुत टाइम पहले से समझा रहा था लॉजिकली। मेरा कोई पॉलिटिकल टिल्ट नहीं होता, मैं अपना ओपिनियन देता हूँ। मैं कभी किसी की बुराई भी करता हूँ, किसी की तारीफ भी करता हूँ। मेरे लिए सबके सब लोग ग्रे है। आपके लिए हो सकता है कोई ब्लैक होगा, कोई व्हाइट होगा, पर मैं तो सबको ग्रे मानता हूँ। सब में कुछ अच्छी चीजें हैं, कुछ बुरी चीजें हैं। बाकी रिलायंस की बात करके चले तो उन्होंने सन क्रश के इंडिया के राइट्स ले लिए हैं, मतलब इंडिया के अंदर उसको बेचेंगे। सन क्रश मुथाया मुरलीधरन जो है ना, जो बॉलर थे, उनका ब्रांड है भाई। 200 ml मिलेगा अपने को 20 रुपए का। मार्केट के अंदर इसी के आसपास रेट चल रहा है। ट्रॉपिकाना की बात कर लो या फिर किसी और की बात कर लो, सही है भाई। रिलायंस वाले हर मार्केट के अंदर ड्रिंक वाली के अंदर घुस रहे हैं गर्मी आने से पहले। अभी कुछ टाइम पहले उन्होंने रस्किक को खरीदा था जो कि अगेन एक जूस ब्रांड था, तो 2 जूस ब्रांड इनके पास में हो गए। साथ में कैंपा कोला उन्होंने खरीद लिया जिसको एग्रेसिवली मार्केट कर रहे हैं। कई लोगों को उसका फ्लेवर समझ में नहीं आता था तो इन्होंने अलग अलग फ्लेवर निकाल दिए, जीरा इंडनाइज कर करके बहुत कुछ निकाल दिया। फिर कई लोग जा रहे थे कि भाई नहीं, हमको भाई एनर्जी ड्रिंक टाइप की चीजें चाहिए, ये उसके अंदर भी घुस गए, स्टिंग का कॉम्पिटिटर निकाल दिया। फिर इलेक्ट्रोलाइट वाली मार्केट निकल के आ रही थी, उसमें भी जा रहे हैं। मतलब भाई बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं ड्रिंक के अंदर। अब बिजनेस कितना बड़ा बनेगा, इससे नहीं बनेगा, प्रॉफिटेबल रहेगा नहीं रहेगा, वो टाइम बताएगा। बाकी एक्सपेक्ट कोला वॉर इन 2-3 मंथ्स, मतलब मई तक मानना ये पीक पे होगा जहां पे आपको सॉफ्ट ड्रिंक बहुत सस्ते में मिल सकती है। बाकी स्टारलिंक की बात करके चले तो जियो और एयरटेल से ना 90 गुना फास्टर स्पीड ऑफर करेगा। अगर आपको नहीं पता मैं बता देता हूँ, स्टारलिंक इंडिया के अंदर आ रहा है। वो जियो और एयरटेल दोनों के साथ में कोलैबोरेट करके काम करेगा। बट एयरटेल के पास में खुद का वन वेब है, जियो के पास में एसईएस है, तो दोनों के पास में ऑलरेडी टेक्नोलॉजी थी। फिर भी उन्होंने स्टारलिंक वालों के साथ में टाई अप किया कि भाई उनके साथ काम करेंगे। रीजन क्या है, जो इंडियन टेक्नोलॉजीज है ना वो 30 से 50 जीबीपीएस की स्पीड ऑफर कर सकती है और वो टेराबिट्स पर सेकंड तक जा सकता है। बहुत बड़ा डिफरेंस है। ऑल्दो एक यूज केस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 30 से 50 जीबीपीएस भी बहुत बड़ी स्पीड होती है। अभी के टाइम पे स्टारलिंक की 4400 फर्स्ट जनरेशन सैटेलाइट्स हवा में है और 2500 के आसपास सेकंड जनरेशन है, और प्लान है इनका कि 30,000 सेकंड जनरेशन सैटेलाइट ले जाएंगे हम। तो एक्सपेक्ट कनेक्टिविटी, स्पीड और सब कुछ। मैं तो पर्सनली बहुत एक्साइटेड होता हूँ सैटेलाइट इंटरनेट के लिए कि भाई तारों की कोई टेंशन नहीं है, ऑन द गो घूमो, आप गाड़ी में घूम रहे हो, कहीं पे भी घूम रहे हो, आराम से इंटरनेट चलेगा। सिम विम रिचार्ज कराने की जरूरत ही नहीं है, सारी व्हाट्सएप कॉलों पे काम हो जाएगा। बाकी एक्स एआई की बात करके चले, जो कि एलॉन मस्क की कंपनी है, जो कि एआई के अराउंड है, उन्होंने हॉटशॉट को खरीद लिया है जो कि एक एआई वीडियो स्टार्टअप है। ये जो हॉटशॉट है ना, पहले ये एआई फोटो एडिटिंग का काम करते थे,
उसके बाद इन्होंने पिवट किया कि भाई टेक्स्ट टू वीडियो मॉडल की तरफ जाएंगे, और इन्होंने अच्छी खासी फंडिंग भी ले ली थी। कितना ली थी अभी पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं है, बट XAI ने इनको खरीद लिया है। इसका मतलब शायद हम ग्रॉक के अंदर वीडियोस भी देखेंगे। अभी के टाइम पे ओपन एआई का सोरा है जो कि अच्छी वीडियो ऑफर करता है, गूगल वालों का VO2 है, और भी मार्केट में बहुत सारे मॉडल है, चाहे रंदे की बात करके चले। अब आने वाले टाइम में एलॉन मस्क के भी ग्रॉक वीडियो हमको देखने को मिलेगा। एलॉन मस्क ने रिसेंटली हिंट भी किया कि भाई कुछ महीनों के अंदर हम ग्रॉक वीडियो देखेंगे, तो ये एक्विजिशन शायद उसी के लिए की गई है। वीडियो वाले से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही डेली बिजनेस न्यूज आपके लिए लाता रहता हूँ। बाकी डोनाल्ड ट्रम्प की बात करके चले तो माना जा रहा है वियतनाम का अगला नंबर लगने वाला है टैरिफ लिस्ट के अंदर। मतलब उनके ऊपर कुछ ना कुछ सैंक्शंस वगैरह या टैरिफ बढ़ाए जाएंगे, कुछ ना कुछ तो किया जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर $123 बिलियन से ज्यादा का ट्रेड सरप्लस है, अगर हम 2024 की बात करके चले तो। दिस मीन्स कि वो यूएस में एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं और यूएस से इंपोर्ट कम करते हैं। और डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे हैं कि भाई हमको तो मेक इन यूएस चाहिए। इस चक्कर में वो कहीं ना कहीं सैंक्शंस लगा रहे हैं, टैरिफ्स बढ़ा रहे हैं, मतलब टैक्सेस बढ़ा रहे हैं कि बाहर का प्रोडक्ट अगर उनकी कंट्री में आए तो उसका रेट इतना बढ़ जाए कि बंदे ले ही ना, और कहीं ना कहीं अगर लोकल मैन्युफैक्चरिंग होगी इसको बेनिफिट हो। बट लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता, क्या आपस में नेगोशिएशन कर लेंगे वियतनाम और यूएस वाले, वो भी कुछ कुछ जगहों के ऊपर बार्टर कर लेंगे, ये टाइम बताएगा। बाकी वियतनाम की एक जगह पे प्रॉब्लम हो सकती है, वो ये है वहां पर ट्रांसशिपमेंट बहुत ज्यादा होती है। ट्रांसशिपमेंट मतलब जैसे चाइना वाला माल नहीं बिक सकता या उसके ऊपर टैक्सेस ज्यादा लगते हैं यूएस के जाने में, तो चाइना वाले क्या करते हैं वियतनाम पे बेचते हैं, फिर वियतनाम से घूम के वो जाता है। ऐसे इंडिया के अंदर भी बहुत सारा माल आता है जो कि कई कई जगहों से बैन होता है, वो घूमता है, वो चाइना से निकलता है, उसके बाद में किसी पोर्ट पे लगता है, उसके उस पोर्ट से फिर गुजरात पोर्ट पे आता है, फिर इंडिया के अंदर घुसता है। अब किस पोर्ट पे लगता है कमेंट सेक्शन में बता देना, शायद कई लोग गेस कर पाएंगे जिनको थोड़ा सा समझ है इन चीजों की। बाकी फॉरएवर 21 की बात करके चले तो उन्होंने बैंकरप्सी के लिए फाइल कर दिया है। ये थोड़ा déjà वू सा साउंड हो रहा होगा आपको अगर आप हमको लंबे टाइम से फॉलो कर रहे हो तो। भाई ये दूसरी बार हुआ है 6 साल में, तो अगर आपको लग रहा है ये खबर पहले भी सुनी थी तो बिल्कुल सुनी थी आपने। इस बार उन्होंने बोला है कि हमारे बर्बाद होने का रीजन है शीन तेमू। बेसिकली चाइनीज कंपनीज है जो कि यूएस के अंदर बहुत सस्ते रेट के अंदर अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जिसके चक्कर में फॉरएवर 21 या फिर बहुत सारे ब्रांड्स को compete करने में दिक्कत आ रही है। शायद यही रीजन है डोनाल्ड ट्रम्प पुश कर रहे हैं कि भाई चाइना से दूर रहो। कहीं ना कहीं यूएस के बिजनेस खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं चाइना के चक्कर में, क्योंकि यूएस उतना कॉम्पिटिटिव नहीं रह गया जितना होना चाहिए था उसको। आज के टाइम पे टेक पॉइंट ऑफ व्यू से यूएस बहुत आगे है, बट कहीं ना कहीं चाइना बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, और ये ना हो फ्यूचर के अंदर चाइना एक बहुत बड़ी पावर बन जाए। इस चक्कर में डोनाल्ड ट्रम्प पुश कर रहे हैं कि भाई नहीं, हमको यूएस को फिर से कुछ खतरनाक करना पड़ेगा। अगर फॉरएवर 21 की बात करके चले तो पहले जब वो बैंकरप्सी के लिए फाइल करी थी उसके बाद उसको खरीद लिया गया था। ऑल्दो जो अभी करंट सीईओ है फॉरएवर 21 के, उनका कहना है कि फॉरएवर 21 को एक्वायर करना बिगेस्ट मिस्टेक थी। उन्होंने बहुत कोशिश करी कॉस्ट को कट करने की, रेंट को 50% तक घटाया गया जिससे $50 मिलियन बचे, बट फिर भी कंपनी सरवाइव नहीं कर पाई। इनको $1.58 बिलियन देने हैं लोन के, और $100 मिलियन से ज्यादा पैसे दे रहे हैं चाइना और कोरिया के अंदर क्लोथिंग मैन्युफैक्चरर्स को। अपने पीक के अंदर ना 43,000 एम्प्लॉयज होते थे इनके पास में, $4 बिलियन का एनुअल सेल होता था, पर आज देखो कहां से कहां पहुंच गया है। अगर हम ऑडी की बात करके चले तो वो 7,500 एम्प्लॉयज को निकाल रही है। अभी नहीं निकाल रही है, उन्होंने बोला ग्रेजुअली निकालेंगे हम धीरे धीरे करके 2029 तक। और क्यों किया जा रहा है? क्योंकि भाई ईवी गाड़ियों की उतनी डिमांड नहीं आ रही है उनकी, क्योंकि चाइनीज कॉम्पिटिटर आ गए हैं, उनकी मार्केट खराब करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चाइना वाले अच्छी क्वालिटी भी ऑफर कर रहे हैं और प्राइस भी कम दे रहे हैं, टेक्नोलॉजिकली भी साउंड है। इसे लड़ने के लिए ऑडी वालों ने टेक्निक बनाई है कि भाई हम सालाना €1 बिलियन इकट्ठा करेंगे, मतलब सेव करेंगे अपने कुछ प्रोसेसेस के वो कम करके, और €8 बिलियन जर्मन फैक्ट्री के अंदर इन्वेस्ट करेंगे ताकि हम ईवी और एआई एडवांसमेंट की तरफ जा सके, जो कि एक स्मार्ट चीज है। अगर आपको पता लग जाए, आप मान लो ऑनेस्टली कि आपका कॉम्पिटिटर आपसे बेहतर है, तो आपको उससे लड़ने के लिए ईगो में नहीं आना चाहिए। आपको अपने
कमियों को सुधारना चाहिए, उस पे ध्यान देना चाहिए, 2 कदम पीछे लेने चाहिए ताकि आप 5 कदम और आगे जा सको। वह डायलॉग बहुत बढ़िया था ये। अगर हम वॉरेन बफेट की बात करके चले तो उन्होंने अपनी रियल एस्टेट ब्रोकरेज बिजनेस को बेच दिया है। कितने अमाउंट में बेचा है अभी अनडिस्क्लोज है। होम सर्विस ऑफ अमेरिका ब्रांड था, 820 ऑफिसेस थे, 270 फ्रेंचाइजी थी, तो बहुत बड़ा बिजनेस बेचा गया है। और बेचा किसको है? जो कि यूएस का सेकंड लार्जेस्ट ब्रोकर बिजनेस है, कंपस। अब लोगों का ये कहना है अगर वॉरेन बफेट ने बेचा है इसका मतलब कुछ क्रैश आने वाला है, कुछ खतरनाक चीज होने वाली है। अभी रिसेंटली भी हमने देखा था यूएस के अंदर होम प्राइसेस अजीब से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मार्केट में बहुत सारे घर आ गए हैं, लोग खरीद नहीं रहे हैं क्योंकि इकोनॉमिक डाउनटर्न चल रहा है। 2007 का जो क्रैश आया था उसके अंदर कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी इन्वॉल्व थी। वॉरेन बफेट ने बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर रखा है बहुत टाइम से। कोविड के टाइम से वो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, मतलब कोविड में कुछ तो उन्होंने कमा लिया, उसके बाद वो धीरे धीरे फिर इकट्ठा करे जा रहे हैं पैसा। वो वेट कर रहे हैं कोई बड़ा क्रैश आएगा फिर मैं इन्वेस्ट करूंगा। बाकी इंडिया की बात करके चले तो रियल एस्टेट डेवलपर्स ने 6000 एकड़ का लैंड खरीदा है पिछले 2 सालों के अंदर, 90,000 करोड़ का। इसमें से 72% जो परचेज हुई है वो मुंबई, दिल्ली एनसीआर, बेंगलुरु, हैदराबाद जैसी जगहों के अंदर हुई है। बाकी मैं अपना पर्सनल ओपिनियन देता हूँ, मुझे पर्सनली लगता है ये जो रियल एस्टेट वाले हैं या फिर ब्रोकर्स बैठे हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स बैठे हैं, इन सब ने ना मार्केट में प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है एक्चुअल प्राइस से ज्यादा। ये मेरा ओपिनियन है, मैं अपना दिल्ली का बता रहा हूँ क्योंकि मैंने कुछ सर्वे किए बहुत जगह पे किए, जस्टिफाइड ही नहीं है भाई। जिस रेट बढ़ा रखे हैं लोगों ने, जस्टिफाइड ही नहीं लगता। तो अगर इकोनॉमिक डाउनटर्न आएगा ना तो ये सारे के सारे प्रॉपर्टी के प्राइस भी करेक्ट होते हुए दिखाई देंगे, मुझे ऐसा लगता है। बाकी तो टाइम ही बताएगा। मेरी पापा से बात होती है तो वो मुझे कहते हैं कि नहीं बेटा, प्रॉपर्टी के रेट कभी नहीं घटते, प्रॉपर्टी तो बढ़ती है, रुक जाती है पर हमेशा बढ़ती है। पर पता नहीं, मुझे फील आ रहा है प्रॉपर्टी का क्रैश कुछ ना कुछ आ सकता है क्योंकि बहुत अनाप शनाप रेट बढ़े हुए हैं मार्केट के अंदर। बाकी अमिताभ बच्चन जी की बात करके चले तो इंडिया के हाईएस्ट पेइंग सेलिब्रिटी बन गए हैं वो। 120 करोड़ का इनकम टैक्स दिया फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर। शाहरुख खान से भी वो आगे निकल गए हैं। उन्होंने 350 करोड़ रुपए कमाए जिसमें से 120 करोड़ रुपए का उन्होंने टैक्स दिया। पिछले साल 71 करोड़ था, मतलब 69% का राइज आया है। पिछले साल शाहरुख खान थे नंबर 1 पे 92 करोड़ के साथ में। अगर हम बजाज ग्रुप की बात करके चले तो वो अलियांस के 26% स्टेक खरीद रहे हैं 24,180 करोड़ के अंदर। बेसिकली बजाज अलियांस जनरल इंश्योरेंस और बजाज अलियांस लाइफ इंश्योरेंस के 26% शेयर खरीदेंगे ये पैसे देके, जिससे बजाज ग्रुप के पास में 74% हो जाएंगे इन कंपनी के। जो बजाज फिनसर्व होगा उसकी जो स्टेक होल्डिंग होगी, जो जॉइंट वेंचर है बजाज और रिलायंस का, वो हो जाएगी 75%। मतलब हमको ये जॉइंट वेंचर खत्म होता हुआ दिखाई देगा एक्विजिशन का जब पैसा जाएगा उसके बाद। अगली खबर एक एग्री स्टार्टअप डीप रूटेड की है, तो उन्होंने अपने ऑपरेशंस को बंद कर दिया है। बढ़िया चीज नहीं है भाई, अच्छा नहीं लगता है सुन के। कंपनी ने $18 मिलियन अभी तक रेस करे थे, जिसमें से सितंबर 2022 के अंदर ही $12.5 मिलियन रेस करे थे सीरीज ए राउंड के अंदर, और कंपनी बंद होती हुई दिखाई दे रही है। कोविड का जो टाइम आया था उससे पहले ये B2B सप्लाई करते थे 120 रेस्टोरेंट को बेंगलुरु के अंदर। फिर उसके बाद में कोविड के बाद में इन्होंने B2C मॉडल किया बट ट्रैक्शन नहीं आई। उसके बाद 2024 की स्टार्टिंग के अंदर एक क्विक कॉमर्स से जुड़ गए कि B2B फिर से सप्लाई करेंगे, पर बिजनेस बन नहीं पाया। और बुरी खबर ये भी है कि भाई इस इंडस्ट्री के अंदर सेकंड बड़ा फेलियर दिखाई दे रहा है। फ्राजो अभी रिसेंटली शट डाउन होती हुई दिखाई दी थी, जिन्होंने $65 मिलियन रेस करे थे। बाकी पिलग्रिम की बात करके चले तो 200 करोड़ उन्होंने रेस करा है 3000 करोड़ की वैल्यूएशन के ऊपर। कहा जा रहा है इसके अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी फंडिंग है, मतलब किसी ने पैसा भी कमाया है, किसी के शेयर्स भी बेचे गए हैं। कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 2.6x बढ़ता हुआ दिखाई दिया, ऑलमोस्ट 200 करोड़ पे गया फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर, जो कि पहले 76 करोड़ हुआ करता था। लॉसेस की बात करके चले तो कंट्रोल होते हुए दिखाई दिया है, 26 करोड़ के आसपास इन्होंने लॉसेस रिपोर्ट करे हैं। कंपनी का ARR 800 करोड़ का है और प्लान ये है इस साल के एंड तक 1000 करोड़ का ARR ले जाएंगे। कंपनी वालों को कहना है कि अगर ऑनलाइन स्पेस की बात करके चले तो उसमें प्रॉफिटेबल है, बट ओवरऑल बिजनेस थोड़ा सा लॉस में जाता है। जिनको इस ब्रांड के बारे में नहीं पता, ये ब्यूटी पर्सनल केयर D2C ब्रांड है। बाकी LG इंडिया की बात करके चले तो 15,000 करोड़ का IPO सेबी ने उनका अप्रूव कर दिया है, तो जल्दी हमको IPO देखने को मिलेगा। कंपनी ने 21,000 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू रिपोर्ट किया था फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर, जहां पर कंपनी प्रॉफिटेबल भी है। अगर हम पैट की बात करके चले तो 1500 करोड़ से ज्यादा का पैट था, जो कि 12% से ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दिया था। अगर आप ध्यान से देखोगे 21,000 करोड़ से ज्यादा का कंपनी का रेवेन्यू है, 15,000 करोड़ का IPO आ रहा है। क्या ये वैल्यूएशन सही है या फिर नहीं है?
कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी एनपीसीआई की बात करके चले तो वो यूपीआई फ्रॉड्स के लिए रूल्स को स्ट्रिक्ट करने का प्लान कर रही है। बेसिकली यूपीआई में ना दो ऑप्शंस होते हैं, एक होता है पुश, एक होता है पुल। पुश के अंदर क्या होता है, मैंने आपको पैसा सेंड कर दिया, जैसे क्यूआर कोड पे गया, मैंने स्कैन किया या आपका नंबर भरा, आपको भेज दिया, दिस इज पुश। पुल में क्या हुआ कि मैंने आपका नंबर अपने फोन में भरा और मैंने पैसे रिक्वेस्ट करे, आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, आप वो पेमेंट कर दोगे। तो नॉर्मली अगर आप किसी बड़े फूड जॉइंट या बाहर के आउटलेट वगैरह पे जाते हो तो वहां पे यूपीआई पेमेंट करने के लिए वो कहते हैं नंबर बता दो सर, फिर हमारे पास में आ जाता है और हमको अप्रूव करना होता है खाली। बहुत सारे सैस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में देखा जहाँ पे हमको मैंडेट देना पड़ता है, जहां पर हमको पहले से अप्रूव करना पड़ता है। तो ये सारी की सारी चीजें पुल के अंदर आती है। तो अब पुल वाली चीज को स्टिकर बनाने की कोशिश करी जा रही है कि भाई उसके अंदर कुछ कुछ चीजें करी जाए कि उसका मिस यूज ना हो पाए। बाकी डोमिनोज पिज्जा की बात करके चलिए तो वो ट्रेडमार्क केस जीत गए हैं इंडिया के अंदर। दो रेस्टोरेंट्स थे, डोमिनिक पिज्जा, डोमिनो पिज्जा, उन दोनों से डोमिनोज अपने ट्रेडमार्क का केस जीत गया है, मतलब उनका नाम यूज नहीं कर सकते। और गेम पता क्या थी, आपने उनके जैसा साउंडिंग नाम रख दिया और आप कोशिश कर रहे हो कि भाई जैसे चीज बस्ट होता है, ये होता है, आपने उस टाइप की चीजें भी लिख दी, जिससे बहुत सारे लोग जो अवेयर नहीं है, टीयर 2 टीयर 3 सिटी वाले, वो फंस जाते थे। उनको लगता था भाई ये ओरिजिनल ही होगा, ये तो नाम सुना सुना सा लग रहा है। हाँ, आप में से बहुत सारे लोग बहुत स्मार्ट है जिनको पता है भाई डोमिनिक पिज्जा, डोमिनोज पिज्जा, फर्क है भाई दोनों के अंदर, लोगो अलग है, सब कुछ अलग है। बट कहीं ना बहुत सारे लोगों को लगता है यार ये सुना सुना सा नाम है, सुना सुना सा नाम है, और कहीं ना कहीं डोमिनोज के नाम का फायदा उठा जाते हैं। कोर्ट ने भी ऐसा ही कुछ कहा है कि भाई ये चीज सही नहीं है। बाकी सऊदी अरेबिया की बात करके चले तो वो $800 मिलियन अपनी क्रिकेट लीग के ऊपर इन्वेस्ट करने वाले हैं। भाई सब के सब लोग दबा के पैसा खर्च कर रहे हैं अपनी क्रिकेट लीग के ऊपर। आईपीएल से क्या compete कर पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि आईपीएल के पास में इंडियन प्लेयर्स है भाई, इंडियन प्लेयर्स, इंडियन पॉपुलेशन। इंडियन प्लेयर्स अगर कहीं खेलने नहीं जाएंगे तो वहां पर बिजनेस बन ही नहीं पाएगा। बाकी देखते हैं सऊदी अरेबिया वाले ऐसा क्या करते हैं, किस तरीके से उसको खींचते हैं, या इंडियन गवर्नमेंट से बात करते हैं कि भाई हमको इंडियन प्लेयर खिलाने हैं। बाकी इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करके चले तो कल भी वो बढ़ती हुई दिखाई दी कॉन्स्टेंटली, पिछले 2 दिन हो गए अच्छी मार्केट जा रही है। कल तो भाई जोमेटो 7% बढ़ता हुआ दिखाई दिया, आईसीआईसीआई 3% से ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दिया, महिंद्रा महिंद्रा 3% से, मतलब सेंसेक्स के टॉप गेनर्स थे। निफ्टी के अंदर आप देखोगे सिर्फ 3 ही कंपनीज है जो कि लॉस में रही है, और लॉस में बजाज फिनसर्व है जो कि बड़ा है। बाकी टेक महिंद्रा, भारती एयरटेल नीचे गए, बस थोड़े से गए हैं, 0.5% के आसपास, बाकी सब ऊपर भागा है। तो इसी के साथ में आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, करना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।